मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का धारा जो 5 हैं, संपत्ति के अंतरण की परिभाषा, उसके बारे में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की क्या परिभाषा है, किस संव्यवहार को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है, या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को धारा 5 में किस प्रकार परिभाषित किया गया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। Transfer of property defined in the following sections. Transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living persons or to himself and one or more other living persons, and to transfer property is to perform such act. In this section, living person includes a company or association or body of individuals, whether incorporated or not, but nothing herein contained shall effect any law for the time being in force relating to transfer of property to or by companies, associations or bodies of individuals। यानी कि संपत्ति के अंतरण की परिभाषा को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 5 में परिभाषित किया गया है। संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को, संपत्ति अंतरण के अंदर दो जीवित व्यक्तियों के बीच में जो ट्रांसफ़र होता है उसी को संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत संपत्ति का अंतरण माना गया है। यानी संपत्ति अंतरण जो है उसके लिए दो जीवित व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक है। यहाँ पर संपत्ति का ट्रांसफ़र एक जीवित व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य जीवित व्यक्ति को किया जाता है, या फिर एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्ति, या तो सामने वाला व्यक्ति एक हो सकता है जिसको ए ने अपनी संपत्ति बी को ट्रांसफ़र कर सकता है, या ए अपनी संपत्ति ए बी सी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी बी और सी को भी कर सकता है, बी सी डी को भी कर सकता है। ए अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो कि एक व्यक्ति भी हो सकता है और अन्य ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं, या स्वयं को भी कर सकता है। स्वयं को, जैसे ए है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी जी थी वो एक ट्रस्ट बनाई और ट्रस्ट को उसने वो प्रॉपर्टी सुपुर्द कर दी, ट्रस्ट के नाम कर दी, और वो खुद भी ट्रस्टी बन गया या उसमें ट्रस्ट का एक मेंबर बन गया। तो यहाँ पर उसने जो प्रॉपर्टी थी वह स्वयं को अथवा स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को, या फिर उस ट्रस्ट में 4 और लोग हैं लेकिन उसने अपनी प्रॉपर्टी को उस ट्रस्ट के नाम कर दिया, 4 अन्य ट्रस्टी है, वो खुद भी उस ट्रस्ट का एक ट्रस्टी बन जाता है। इस प्रकार से 4 और वो खुद 5 जने हो गए, तो वो उस स्वयं को भी ट्रांसफ़र कर दी, हैसियत बदल गई। वहाँ पर वो व्यक्ति पहले मालिक था, अब वो ट्रस्टी के रूप में उस संपत्ति के अंदर उसका हित निहित हो जाता है, स्वयं को अथवा स्वयं को या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को। तो यहाँ पर एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र करेगा, जैसे कि ए ने अपना मकान ए की ही कंपनी को बेच दिया। ए ने अपना जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी वो ए के द्वारा बनाई गई जो कंपनी थी उसको बेच दिया, तो यहाँ पर भी उसने क्या किया कि स्वयं को बेच दिया। या ए ने अपना मकान ए व बी के द्वारा बनाई गई कंपनी को बेच दिया, तो स्वयं को और वह अन्य व्यक्ति को बेच दिया, या उस कंपनी के नाम कर दिया जिस कंपनी में ए और बी का इंटरेस्ट है, या वो कंपनी ए और बी की है, उस प्रकार से। तो सोलेमन वर्सेस सोलेमन का जो केस था उसमें कहा गया था व्यक्ति और कंपनी का अस्तित्व भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, वहाँ पर वो दोनों अलग कैपेसिटी में होते हैं। जैसे कि ए ने अपना मकान ए प्लस बी को बेच दिया, जिसके स्वामी पहले तो ए ही था लेकिन अब कौन हो गया, ए और बी दोनों हो गए। तो यहाँ पर भी उसने जो अपना जो संपत्ति जो थी वो स्वयं को बेच दी प्लस अन्य व्यक्ति को भी बेच दी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कैसे हुआ, ए से ट्रांसफ़र हुआ ए को और बी को, तो स्वयं को, अन्य को, या फिर स्वयं प्लस अन्य को जीवित व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो किया जाता है वो यहाँ पर संपत्ति अंतरण की परिभाषा में आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को, यानी ए अपनी संपत्ति बी को बेच सकता है, या ए अपनी संपत्ति बी सी डी ई एफ कितने ही व्यक्तियों को बेच सकता है, या स्वयं को, जैसे कि ए ने क्या किया, अपनी ही जो कंपनी बनाई, ए ने अपनी संपत्ति अपनी कंपनी को बेच दी जो कि जिसका मालिक वो स्वयं है, तो स्वयं को भी बेच सकता है। या ए ने अपनी कंपनी बनाई जिसका मालिक वो खुद है और बी भी है, तो स्वयं को अथवा स्वयं को और एक से अधिक अन्य व्यक्तियों को
कर सकता है संपत्ति का अंतरण। वर्तमान में कर सकता है, या तो जो संपत्ति का अंतरण है वर्तमान में कर दिया, हैंड टू हैंड हो गया, या फिर संपत्ति का अंतरण उसने बोला कि ये संपत्ति आपको 6 महीने बाद मिल जाएगी या ये ट्रांसफ़र 6 महीने बाद प्रभावी होगा। तो इस प्रकार का अंतरण भविष्य में भी संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। और संपत्ति का अंतरण करना ऐसा कार्य करना है, यानी संपत्ति का अंतरण क्या है, एक ऐसा कार्य है जो कि एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को किया जाता है, या स्वयं को किया जाता है, या स्वयं के साथ अन्य व्यक्तियों को किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मेन कंडीशन ये है कि जिसको भी किया जाता है वो जीवित व्यक्ति होना चाहिए, या फिर वो कोई निगम या कंपनी होना चाहिए। इस धारा में जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी या संगम व्यक्तियों का निकाय भी आता है। यहाँ पर ये क्लियर कर दिया कि जीवित व्यक्तियों के अंदर कोई कंपनी भी आ जाती है, कोई एसोसिएशन व्यक्तियों की हो वो भी आ जाती है, व्यक्तियों का कोई ऐसी कोई बॉडी बना रखी है, उन्होंने कोई निकाय बना रखा है तो वो भी आ जाता है, चाहे वो निगमित हो, कॉरपोरेटेड हो या इनकॉरपोरेटेड हो, इससे मतलब नहीं है। किंतु एतस्मिन अंतर्विष्ट कोई भी बात कंपनियों, लेकिन इस धारा के अंतर्गत या जो कोई भी बात है वो अगर मान लो कंपनियों को या संगमों जो हैं एसोसिएशंस, या जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं व्यक्तियों के निकायों के द्वारा किए जाने वाले संपत्ति अंतरण से संबंध में यदि कोई तत्समय विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी, यानी कोई उनके लिए कोई अलग से ही नियम बना हुआ है या स्पेशल लॉ है इन कंपनीज के लिए, संगमों के लिए, या व्यक्तियों के निकायों से संबंधित संपत्ति अंतरण से संबंधित कोई अगर कोई लॉ है, कोई विधि है, तो उस विधि पर जो धारा 5 है वो किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालेगी। अगर उस प्रकार के विधि के अंतर्गत कोई अलग तरीके से अंतरण लिखा हुआ है या कोई अलग बात लिखी हुई है तो वो बात प्रभावी होगी। अब यहाँ पर हम सिंपल शब्दों में देखें तो सामान्य तौर पर संपत्ति अंतरण का अर्थ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपत्ति के अधिकारों का अंतरण है। एक जीवित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार अंतरित कर सकता है। लेकिन यहाँ हमने आगे पैरे में देखा था धारा 5 में कि यहाँ पर जीवित व्यक्ति के अंदर किसी कंपनी को भी शामिल किया गया है, किसी संगम को भी शामिल किया गया है, व्यक्ति के निकाय को भी, चाहे वो निगमित हो या नहीं हो, जीवित व्यक्ति की श्रेणी में धारा 5 के अंतर्गत माना गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि संपत्ति के अंतरण से क्या तात्पर्य है। संपत्ति के अंतरण से तात्पर्य, यानी संपत्ति का अंतरण क्या है, एक कार्य है। संपत्ति का अंतरण क्या है, एक कार्य है। उक्त कार्य किसी जीवित व्यक्ति द्वारा, जो कार्य किसके द्वारा किया जाता है, एक जीवित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। किसी जीवित व्यक्ति को या फिर एक से ज़्यादा किन्हीं जीवित व्यक्तियों को या स्वयं तथा किसी का किन्हीं जीवित व्यक्तियों को यहाँ पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उक्त कार्य के परिणाम स्वरूप किसी विद्यमान संपत्ति का अंतरण किया जाना आवश्यक है। कौन सी संपत्ति, जो कि वर्तमान में मौजूद है या वर्तमान में अस्तित्व है उस संपत्ति का, तो ऐसी संपत्ति का अंतरण किया जाना आवश्यक है। उक्त अंतरण वर्तमान में या भविष्य में प्रभावी हो सकता है। ऐसा जो अंतरण है या तो वो वर्तमान में ही प्रभावी हो जाता है कि इधर संपत्ति का अंतरण हुआ, सामने वाले का प्रॉपर्टी उसके नाम हुई और वो अंतरण तुरंत रूप से प्रभावी हो गया, या ऐसा अंतरण हो सकता है कि भविष्य में प्रभावी होगा। तो ये हमने देखा एक जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 में। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण है कि यानी कि अधिनियम की धारा 5 के अनुसार संपत्ति के अंतरण से अभिप्राय एक ऐसे कार्य से है जिसके द्वारा एक या अनेक जीवित व्यक्ति स्वयं को या अन्य को या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को संपत्ति का अंतरण तुरंत या भविष्य में करता है। व्यक्ति के उक्त कार्य को ही संपत्ति का अंतरण कहा जाता है। इसको निम्न प्रकार से भी स्पष्ट किया जा सकता है, यानी संपत्ति के अंतरण का अर्थ एक कार्य से है, जैसा कि हमने बात की थी। उक्त कार्य किसी जीवित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जो कि किसी जीवित व्यक्ति को किया जाता है या किन्हीं जीवित व्यक्तियों को किया जाता है। यानी एक व्यक्ति भी हो सकता है जिसको ट्रांसफ़र किया गया है, या एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनको संपत्ति का ट्रांसफ़र किया गया है, या फिर वो स्वयं को भी संपत्ति का ट्रांसफ़र कर सकता है या किन्हीं जीवित व्यक्तियों को भी संपत्ति का ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी कि
न्यास सर्जित करने वाला व्यक्ति अपने को ही केवल मात्र न्यासी नियुक्त कर सकता है। एक व्यक्ति था जिसने न्यास का सृजन किया और अपने को न्यासी नियुक्त कर लिया। यद्यपि इसमें एक व्यक्ति का स्तर न्यासी के रूप में परिवर्तित हो गया। एक व्यक्ति था, ए था, ए ने अपनी संपत्ति को एक्स ट्रस्ट बनाकर, जिसका कि वो न्यासी है, उसको कर दिया। तो वो स्वयं को ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी हैसियत परिवर्तित हो गई है न्यासी के रूप में। परंतु फिर भी संपत्ति का अंतरणकर्ता व अंतर्ग्रहीता वह स्वयं ही व्यक्ति है। अंतरणकर्ता भी वही हुआ और अंतर्ग्रहीता भी नहीं वही हुआ। अंतरणकर्ता था तब वो संपत्ति स्वयं की थी, लेकिन जब उसने वो संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी ट्रस्ट के नाम पे, और वो उस ट्रस्ट और वो न्यासी भी है उस ट्रस्ट का, तो ट्रस्टी भी है, तो वहाँ पर क्या हो गया, दोनों व्यक्ति एक ही हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी हैसियत बदल गई। पहले वो स्वामी था, अब वो ट्रस्टी के रूप में उस संपत्ति का संपत्ति उसके पास है। इस प्रकार वक्फ की संपत्ति में वक्फ में संपत्ति देने वाला व्यक्ति स्वयं को ही मुतवल्ली नियुक्त कर सकता है। अतः इन मामलों में संपत्ति में स्वामित्व का अंतरण वह व्यक्ति स्वयं को ही करता है। जैसा कि हमने कंपनी के मामले में भी देखा था कि ए व्यक्ति अपनी संपत्ति को, ए ने अपनी कंपनी खोली और वो संपत्ति कंपनी के नाम कर दी, तो उसने वो संपत्ति अपने स्वयं को ही अंतरित कर दी। तो यहाँ पर स्वयं या किन्हीं जीवित व्यक्तियों को किया जाना चाहिए। उक्त कार्य के परिणाम स्वरूप किसी विद्यमान संपत्ति का अंतरण किया जाना आवश्यक है। ऐसी संपत्ति जो वर्तमान में मौजूद हो। उक्त अंतरण वर्तमान में या भविष्य में प्रभावी हो सकता है, जैसा कि हमने देखा। अधिनियम की संपत्ति के अंतरण की परिभाषा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? जो संपत्ति अंतरण की जो परिभाषा हमने देखी, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे आवश्यक तत्व है? जीवित व्यक्ति या व्यक्तियों, यानी जीवित व्यक्तियों के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो कार्य होता है वो दो जीवित व्यक्तियों के बीच में होता है। संपत्ति होना चाहिए और ऐसी संपत्ति का अंतरण भी होना चाहिए। इस प्रकार से हमने देखा कि संपत्ति के अंतरण की परिभाषा क्या है और संपत्ति का अंतरण किस प्रकार से होता है और किन व्यक्तियों के बीच में होता है, और व्यक्ति शब्द के अंतर्गत किन किन को सम्मिलित किया गया है। धन्यवाद।